हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सी इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स के इस रिवीजन में, जिसे हम रिवाइज करेंगे 100% एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल। रिवीजन देखते जाइए और देखते जाइए कि किस तरह से ये जो कंटेंट हम रिवाइज कर रहे हैं ये एकदम नए स्टडी मटेरियल के अनुसार है। क्यों? क्योंकि पुराने और नए में कई जगह छोटे मोटे बहुत सारे चेंजेस है और चेंजेस एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। रेफर करेंगे अपनी ब्रह्मास्त्र, नहीं है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉर्म करो, फॉलो करो, ये उसका एक रिफाइंड वर्जन है। पहले चैप्टर पे आते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग कोई खास बात नहीं है, कभी एमसीक्यू आ गया। सबसे पहले शुरुआत की चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमने बात की कि राज्य का पैसा गलत तरह से उपयोग ना किया जाए, इसलिए राज्य के खातों को पीरियोडिकली क्लोज करना चाहिए और उसका क्रॉस चेकिंग किया जाना चाहिए। अकाउंट शुड बी फोरक्लोज्ड एंड क्लोज्ड एंड शुड बी ऑडिटेड। देन ऑडिट कैसे होता था? तो तरीका ये फॉलो किया जाता था कि अकाउंट्स को रीड आउट किया जाता था और चेक किया जाता था कि कहीं एम्प्लॉय ने कुछ गलत तो नहीं किया है, और सुनने वाला ऑडिटर कहलाता था, जो सुनता था और देखता था कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इसी से शब्द आया ऑडिट, विच इज नथिंग बट ऑडियर शब्द से डिराइव्ड वर्ड, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हियर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ट्रेड बहुत बढ़ने लगा, तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ी क्रॉस चेक करने की चीज़ें, तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट बढ़ी। भारत में पहला ऑडिटर जनरल ब्रिटिश इंडिया में आज़ादी से पहले 1860 में अपॉइंट किया गया, लेकिन आज की तारीख में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसके बारे में हम गवर्नमेंट ऑडिट में डिस्कस करेंगे। वो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स के ऑडिट गवर्नमेंट एंटिटीज और अंडरटेकिंग्स के करता है। 1949 में जन्म हुआ आईसीआई का, जो आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री के पास ले जा रहा है या शायद आने से रोक रहा है। और पार्लियामेंट में पास की गई एक्ट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, जिसे बॉडी कॉर्पोरेट, कभी क्वेश्चन आए तो आईसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट की तरह इस्टेब्लिश किया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए भारत में। व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग? ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होगी। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो या ना हो। एनजीओ में भी हो सकता है ऑडिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। रिलायंस जैसी या रिलायंस किराना स्टोर हमारे मोहल्ले में उसकी जैसी, बड़ी या छोटी, कैसी भी लीगल फॉर्म, कंपनी या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या किसी भी तरह की एंटिटी, जब इसका उद्देश्य होता है कि हम इसके ऊपर एक ओपिनियन, एक कंक्लूजन, एक राय कायम कर सके। तो व्हाट इज ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर ऑफ बिजनेस। क्यों किया जा रहा है? कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। तो ये जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। इसका मतलब यह है कि अगर आपका डिसीजन बायस्ड है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जैसे कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे बाबूजी सीधे सीधे हमें बचाने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन बायस्ड है। सर गलत एग्जाम्पल, वो तो और दो लगाते। तो डेफिनेटली हो सकता है ऐसा कि अपन अपने घर वालों का फेवर करें, भले ही उन्होंने कोई गलती करी है, यानी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए घर वालों को ऑडिट नहीं करना है। दूसरा तरीका समझने का, ऑडिट जब भी हम करेंगे तो ऐसी एंटिटीज का करेंगे जिनके साथ हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ताकि हमारा जो जजमेंट है वो किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम में? What is independence? Independence basically means that the judgment of a person is not subordinate to the wishes of the person engaging him or his own wishes. तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एंटिटी से होना बहुत जरूरी है, ताकि हम ओपिनियन बिना किसी इन्फ्लुएंस के बना सके। तो एक पॉइंट ओपिनियन का लिखेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो अभी अपन ने बात की थी बिना बायस रिपोर्ट करने का, और उसके बाद एग्जाम्पल। तो कभी क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंस के ऊपर, हालांकि अपन स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिटेल में आंसर करेंगे, बट यहाँ पे अगर ऑडिट की डेफिनेशन को एक्सपैंड करने की बात आती है तो इतना लिखेंगे। किस एंटिटी का हो सकता है, हमने डिस्कस किया। किसी का भी पर्पस क्या है? ओपिनियन देना। ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है सिर्फ उसका एग्जामिनेशन करके अपना ओपिनियन रिपोर्ट के माध्यम से देना। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देगा? बाय मीन्स ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो चेक क्या करना है, एग्जामिन क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तो नहीं है।
गलत नहीं है मतलब किसी को भी मिसलीड तो नहीं कर रहे। तो कब माना जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिरकार बनते किससे हैं? ये सोचो सर, बनते तो बुक्स ऑफ अकाउंट से। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही है जो बुक्स में। सर बुक्स में चीजें कैसे आती है? हाँ, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस होंगे। जैसे कि आपने गुड्स खरीदे तो बिल होगा, उससे जर्नल एंट्री हुई होगी, जर्नल एंट्री बुक है, बिल आपका सपोर्टिंग एविडेंस है, तो अपन चेक करेंगे सपोर्टेड बाय एविडेंस है या नहीं। तो सर ऐसा कभी हुआ कि हमने एविडेंस चेक किया और मालूम पड़ा कि इसका बिल है पर ये तो एंट्री नहीं हुई है? अरे वाह, तो अगला कहीं कुछ ओमिट तो नहीं हो रहा है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें एकदम क्लियरली आना चाहिए। क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार हो और अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, इस पे ऑडिटर क्या चेक करेगा, इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, उसके सबके मैंने शॉर्ट आपको नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं जिससे आप इजीली इस प्रोविजन को याद रख सकते हो और एग्जाम में सारे पॉइंट कोट कर सकते हो। कभी सर एग्जाम में हमें कंफ्यूजन हो कि यार ये वाला पॉइंट इसमें था या नहीं, तो एक चीज ध्यान रखना, गलत पॉइंट लिखने के मार्क्स नहीं घटते। तो 2-3 ज्यादा लिखोगे तो टाइम थोड़ा जाएगा पर मार्क्स नहीं घटेंगे। गलत सिखा रहा हूं क्या? नहीं, ये तो अब ये समय है तरकीब सीखने का जिससे हम मार्क्स बढ़ा सकें। ऑडिटिंग का काम क्या है? एश्योरेंस देना। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है सर? गारंटी नहीं, ये कोई मोदी जी की गारंटी नहीं है, वो भी तो एक तरह का एश्योरेंस ही हुआ। छोड़ो, बाद में बात करेंगे। एश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों आश्वासन। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हूं और मैं कह रहा हूं कि इसमें कहीं कुछ गलत नहीं हो सकता है। मैं 100% सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। अगर मैं वो दे रहा हूं देन इन दैट केस आई एम गिविंग कंप्लीट एश्योरेंस। लेकिन ऑडिटर कंप्लीट एश्योरेंस नहीं देता है, ऑडिटर क्या देता है? रीजनेबल, विच इज नोन एज हाई डिग्री, मॉडरेट नहीं, हाई डिग्री का एश्योरेंस। तो हमारा बेसिक उद्देश्य एक रीजनेबल, एक एश्योरेंस यूजर्स को देना जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़े और क्रेडिबिलिटी बढ़े। तो कैसे ऑडिटर चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबल है या नहीं है? अगर ये क्वेश्चन आए तो भी यही लिखना है। मिसलीडिंग नहीं है, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाएगा? दोनों में सेम चीजें लिखेंगे। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, उसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन के साथ पहले पुराने आपके यानी कि जो मई 2024 की एग्जाम से पहले आपका कोर्स होता था उसमें ये लंबी लंबी ऐसे थ्योरी दी गई थी इन सब डिसिप्लिन से रिलेटेड। अब उसको बहुत अच्छे से कट शॉर्ट करके दे दिया, एकदम मुद्दे की बात। क्या रिलेशनशिप होगी अकाउंटिंग की और ऑडिटिंग की? हो, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो काफी कुछ एक साथ होंगे, इसीलिए तो मैं एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि दोनों कितना इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है अकाउंटिंग का? ऑडिटर अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कितने हैं? थ्रू द अकाउंटिंग प्रोसेस, फॉर विच ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो डिसिप्लिन, ऑडिट का दूसरे डिसिप्लिन से क्या कनेक्शन है, यानी कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट का क्या नॉलेज होना चाहिए एज एन ऑडिटर जो मेरे ऑडिट में मदद करेगा, ये सवाल है। लॉ, मुझे प्राइमरली टैक्सेशन और बिजनेस लॉस के बारे में जानकारी होना चाहिए, इफ नॉट ऑल लॉस। इकोनॉमिक्स, जनरली अगर मुझे एक ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पता पड़ेगा क्लाइंट का तो उससे कहीं ना कहीं ऑडिट में मेरे को चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि मुझे पता है कि हमारी कंपनी प्राइमरली एक्सपोर्ट करती है, तो देखे भाई डॉलर रुपये का क्या रेट चल रहा है, फॉरेन पॉलिसीज किस तरह की चल रही है। अगर मुझे पता है कि भारत सरकार का कस्टम्स के प्रति क्या रवैया, हमारे गुड्स के प्रति क्या रवैया, इन सब चीज़ों को मदद करेगा ये सब हमें किस में डिसाइड करने में कि कंपनी की सेल्स प्रॉफिट्स ठीक जा रही हैं या नहीं, ट्रेंड बैठ रही है या नहीं, गोइंग कंसर्न इवैल्यूएट करने में। बिहेवियरल साइंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, तो नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर वुड हेल्प यू टू इंटरैक्ट बेटर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्मेशन लोगों से लेना। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कहाँ काम आता है? सैम्पलिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या नॉलेज होगा? तो यूजुअली हम चाहेंगे कि भैया वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ये सब रिस्क असेसमेंट में काम करती है ऑडिटर के, तो इसका नॉलेज आपके लिए मददगार होगा। मैथमेटिक्स, कुछ जगह आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगेंगे, जैसे कि कोई प्रोविजन चेक करने के लिए लग सकते हैं। हो सकता है कि आप इन्वेंटरी काउंट कर रहे हैं, उसमें आप कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि कोयले का बड़ा सा एक कोन बना हुआ है जो फैला हुआ है, आप यूँ समझ लीजिए 100 मीटर तक, कितना बड़ा। तो कैसे वेरीफाई करोगे? तो हम यूज़ करेंगे वो जो पहले फॉर्मूले होते थे, किसके क्या बोलते थे, कुछ क्यूबिक वॉल्यूम निकालते थे हम कोनिक सेक्शन का, और उसको फिर हम क्या करेंगे कि अच्छा इतना वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय एवरेज क्या वेट होता है, और उसके बेसिस पे हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं अंदाजन कि हमारे यहाँ पर जो कोयला रखा है वो कितना होगा। तो मैथ्स का भी काम आएगा। डेटा प्रोसेसिंग, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मददगार होगा। प्रोडक्शन आपके कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स वगैरह में मददगार साबित होगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? दोस्तों
सर ऐसे 200 अलग से पढ़ना है क्या? एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लो, सीए इंटर में आईसीआई के मॉड्यूल के बाहर एक शब्द नहीं आता, और आईसीआई के मॉड्यूल में जो चीजें दी है उसमें स्टैंडर्ड अलग से नहीं दिया है। स्टैंडर्ड को रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर डाला गया। आपको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए, अलग से स्टैंडर्ड पढ़ के कोई मतलब नहीं। तो ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एग्जाम में ऐसे नंबर कोट करने के मैंने तो एज सच नहीं देखा कि इंटरमीडिएट में मार्क्स कटे या मिले। तो आप लिख दो तो इंप्रेशन जरूर बेहतर पड़ेगा, बट ये चिंता मत करना कि उसके मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि कुछ और हो जाए। ऐसे 200 क्या कहता है? नाम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। नाम लिखने की 1 मार्क मिल जाए, इतना बड़ा तो नाम। तो पहली बात है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, नहीं ऑडिटर, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेस। तो ये बोलता है भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें ऑडिट एज पर एसेस करना है। तो एसेस में क्या सारे एसेस के हर वर्ड कॉमा फुल स्टॉप को फॉलो करना है या कैसे फॉलो करना है, कितना मैंडेटरी है कितना रिकमेंडेटरी। ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर को डिफाइन किया गया है 2 पार्ट में। बहुत ही सिंपल है भाई। एक बात बताओ, आपका काम क्या है? ओपिनियन देना। कब दे पाओगे? जब आपके पास खुद के पास आश्वासन मिलेगा कि सब कुछ ठीक है, तो आप लोगों को दे पाओगे कि सब कुछ ठीक है। तो पहले ऑडिटर क्या करता है? ही ऑब्टेन्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब भी मिसस्टेटमेंट शब्द आए साथ में मटेरियल अटैच कर देना। और एक और चीज, मिसस्टेटमेंट के साथ वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर भी ऐड कर देना। हर जगह ही होता है ये, देखो। तो हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express क्या ओपिनियन? तो thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statement are prepared in all material respect as per the applicable financial reporting framework. financial reporting framework क्या? अरे कुछ नहीं रे, कुछ भी नहीं। क्या होता है, कोई भी चीज बनानी है तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। यूं समझ लीजिए कि एक रूल बुक होती है, गाइडलाइन होती है। तो ऐसे ही फ्रेमवर्क है। सीए करना है तो सीए स्टडी का क्या फ्रेमवर्क है भैया? फाउंडेशन है, इंटर है, आर्टिकलशिप, फाइनल है। ऐसे ही अकाउंटिंग करना है तो उसका एक फ्रेमवर्क है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है, बैलेंस शीट P&L का कम नहीं है तो वो फॉलो करेगी। तो ये सब मिला जुला के फ्रेमवर्क कहलाता है जिससे अकाउंटिंग करना है। बैंक के लिए फ्रेमवर्क में कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 का कोई मतलब नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल 3 में फॉर्म है और भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है वो उसके लिए रेलिवेंट है। तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अकाउंट्स नहीं बनाते, पूरे डिस्क्लोजर्स बना के प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग है, तो इसको नाम दे दिया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू बेसिकली इंश्योर whether the financial statements are prepared in all material respect as per the applicable financial reporting framework। और ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया ताकि हम ओपिनियन दे पाए। तो भैया दोगे कब? तो अगले पॉइंट में दे देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? तो अगले पॉइंट में हम ओपिनियन दे रहे हैं। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट। To report on the financial statement and communicate as required by SAs in accordance with auditor's finding। तो अल्टीमेटली जो अश्योरेंस हमें मिला है, हम उसके आधार पे क्या करेंगे? ओपिनियन बनाएंगे। कितना सिंपल है। कैसे बनाएंगे ओपिनियन? रिपोर्ट के माध्यम से हम हमारे कंक्लूजन्स देंगे, और हमारे कंक्लूजन्स कैसे होना चाहिए? हमारी फाइंडिंग्स के अनुसार। तो सब ठीक लिखा है, मिला है तो बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है, नहीं मिला है तो बोलेंगे नहीं है। So to report and communicate as required by SAs in accordance with your findings. This is objective of independent auditor. तो बातों ही बातों में आपको क्या किया है अपन ने? इसका एनालिसिस भी कर लिया। What is reasonable assurance? It is not 100% assurance. सर्टिफिकेशन नहीं है, बट हाई डिग्री का assurance है। Complete assurance is a guarantee. This is not a guarantee. क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन जो ऑडिट की आगे डिस्कस करेंगे। हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल के अनुसार, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ऑडिट करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हम जब भी ऑडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं बेसिकली पैग की। पैग नहीं बोला, PEC बोला मैंने। क्या सुना तुमने? हाँ सर हमने भी PEG सुना। अरे PEC, तो सर हम भी PEG ही बोल रहे। अरे PEC प्रोसीजर।
एनीवेज, तो भैया हम क्या बात कर रहे हैं, ऑडिटर क्या करता है, प्रोसीजर लगाता है, उससे मिलते हैं उसको एविडेंस, जिसके बेसिस पे वो बनाता है कंक्लूजन। तो अगर आपको क्वेश्चन रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आपको ये चीजें लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे रीजनेबल एश्योरेंस हाई डिग्री का है, एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑडिटर कैसे दे पाते हैं, ऐसे इसके थ्रू काम करके, जो चाहते हैं कि हम प्रोसीजर्स लगाएं जिससे हमें एविडेंस मिलेंगे और सबूतों के आधार पे हम हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। भैया जैसे जज साहब करते हैं ना, बस फर्क ये होता है कि प्रोसीजर वो नहीं लगाते, लॉयर आके उनको बताता है, उससे जो एविडेंस मिलते हैं उससे कंक्लूजन बनाते हैं। यहाँ पे ऑडिटर ही बेचारा हम मेहनत करता है और प्रोसीजर इकट्ठे करता है। ऑडिटर ही हमारे एविडेंस इकट्ठे करेगा और हमारा ऑडिटर ही क्या करेगा, उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन्स फॉर्म करेगा। मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर दोनों के कारण हो सकते हैं। हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, नहीं, वेदर एज अ होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो हमें इन टोटालिटी में स्टेटमेंट देखना है, यानी हम मिसस्टेटमेंट्स रिपोर्ट कब करेंगे, जब वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर गलत है तो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा, अनलेस वो इतनी बड़ी है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका भारी इंपैक्ट आ रहा है। इसके बेसिस पे हमें ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, और फिर हमारी रिपोर्ट एज पर एसेस और फंडिंग्स प्रिपेयर करनी है। दिस इज नथिंग बट इलैबोरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 200 के। तो सर ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आ जाते चलो स्कोप पे। स्कोप का मतलब क्या होता है, क्या चीजें किसी चीज में आती है या नहीं आती। स्कोप, वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो आपकी फ्रेंडशिप का स्कोप क्या है, छोड़ो ना सर, अपन इस पे आते हैं, अभी एग्जाम सामने। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड एंड नॉट। तो सबसे पहली चीज समझिए कि ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है। हमारे ऑडिट का पर्पस है सिर्फ यूजर्स का कॉन्फिडेंस लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बढ़ाना। कैसे, बाय गिविंग एन ओपिनियन, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द फ्रेमवर्क। तो ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट था वही पर्पस ऑफ ऑडिट। कौन यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सर शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंकर, कोई भी हो सकता है। और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क मैंने आपको ब्रीफ में समझाया क्या होता है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं तो स्कोप में क्या क्या डिस्कशन। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑडिटर सारे एस्पेक्ट्स एंटिटी के कवर करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट है। तो हमारी कंपनी में फायर सिक्योरिटी कंट्रोल है या नहीं, अरे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके ऊपर हमारा ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई नाता नहीं। हाँ, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर हमने परचेज किए या जो परचेज किए हुए हैं वो हमारे ऑब्सोलीट हो गए, उसको राइट ऑफ करना है, अकाउंटिंग रिलेटेड सारे मैटर्स वो कवर करेगा। नेक्स्ट, हमें कैसे कवर करना है, बाय स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो बिना अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल चेक किए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो भाई रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो सिर्फ बोलता है चलो तुम्हारे P&L में जितने खर्चे उनके बिल ले आओ, मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि एक चीज समझो, रिलायंस जैसी कंपनी में रोज 1 लाख खर्चे हो रहे हैं, कितने बिल चेक करोगे, तो उस पर फिर तुमको सिस्टम पे रिलाई करना। अरे ये बनने के बाद, नौकरी लगने के बाद, लाइफ लॉन्ग वाली नौकरी, शादी करोगे ना तो उसमें क्या करोगे, अरेंज मैरिज ही होनी है, सीए वालों का तो होता नहीं है लव मैरिज वगैरह, भूल जाओ। फर्स्ट टाइम रैंक होल्डर हो तो और भी मुश्किल। सर ऐसा नहीं, हम करके बताएंगे, चलो ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, जब अरेंज मैरिज होगी तो तुम जब वहां पता करने जाओगे तो कैसे करोगे, क्या तुम उससे 5, 6, 7 महीने बात करोगे और समझोगे कि वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है या नहीं है, ऐसा हुआ तो वो तुमको रिजेक्ट कर देगी। अल्टीमेटली अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे उनके यहाँ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनकी फैमिली, और उसके बेसिस पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बातचीत भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली एक ऑडिटर क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को असेस करता है, उस पर रिलाई करके डिसाइड करता है कितना चेक करना है कितना कम, क्योंकि पूरा नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंगली ही विल कैरी आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरी, प्रोसीजर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल वेरीफाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है, ए सारे एस्पेक्ट कवर करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, बी इसमें हम इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम्स भी चेक करेंगे, प्लस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स भी चेक करेंगे। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है, तो प्रॉपरली ट्रांजैक्शन समराइज किए गए हैं, मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स लिए उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है,
जैसे कि कोई चीज़ करंट मानी है, नॉन करंट मानी है, उसके डिस्क्लोजर है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्यों मानी, प्रोविजन क्यों नहीं बनाया, इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है। और उसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है, देखेंगे क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो जो चीज़ें घट चुकी है उसके ऊपर आधारित है। दैट मीन्स दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई वी से ऑडिट इज अ पोस्टमार्टम। आदमी चले गया उसके बाद चीरफाड़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद चेक कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है, क्विक रिवीजन करना है, नहीं तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन बताता। जब मैं बोल रहा हूँ ना ये क्वेश्चन आए या इसमें ये जवाब देना, तो समझ जाना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो मेरे पास। Historical financial information means information expressed in financial terms in relation to particular entity derived primarily from entity's accounting system about events occurring in the past time period or about economic conditions or circumstances at points of time in the past. सर क्या बोल दिया आपने, कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जो घटनाएं, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या हो चुकी है उसके ऊपर आधारित है। It is information expressed in financial terms relating to an entity which is derived primarily from the accounting systems and it relates to events, conditions and circumstances. ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे भी कि अल्टीमेटली अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इवेंट्स, कंडीशंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हो चुकी है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मैनेजमेंट बनाएगा भाई। नेक्स्ट, हमारे स्कोप के बाहर की चीज़ें हम चेक नहीं करने वाले। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन है तो उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है या नहीं। कंपनी, समझो आपका ऑडिट पूरा हो गया, आपने रिपोर्ट दे दी और अगले ही दिन कंपनी की बिल्डिंग गिर गई, तो इसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, ये मेरे स्कोप से बाहर है। देन जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, एज इन ओरिजिनल है या फेक, ये सब मैं चेक नहीं करता। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं। हेलो, मैं कोई दया या सारूकी नहीं हूं, सीआईडी प्रद्युमन का। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट डिफरेंट है और यही हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। तो बता दो सर, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन नैरो स्कोप का होता है। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन ये सोच के साथ किया जाता है कि कहीं कोई फ्रॉड हुआ है। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो ऑडिट में नहीं होते, जैसे कि लोगों को ऑन ओथ कसम खिलवा के एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेटिव टूल्स का प्रयोग करना उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इनफैक्ट ऑडिट एक रूटीन एक्सरसाइज है, इन्वेस्टिगेशन एक नीड बेस्ड एक्सरसाइज है। ऑडिट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन यूजुअली जरूरत पड़ने पर कराया जाएगा। ये कॉमन सेंस से मैंने आपको बात बता दी। अब अपन पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहली बात, ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि कुछ गलत हुआ है तो मुझे उसके ढूंढने के लिए ऑडिट करना है। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो हमेशा की जा रही है। इट इज लाइक अ प्रिवेंटिव चेकअप, हेल्थ चेकअप, कि अपन गए और अपन ने बोला भैया चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि लग रहा है घर वालों को कि मंडत सुबह इसके होश गायब रहते हैं तो चलो जाओ चेक करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि संडे रात को भाई कहां जा रहा है। Auditor not to have any specific legal powers of search or recording statements of witness on oath, जैसा इन्वेस्टिगेशन में होता है। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन के और ऑडिट के टूल्स डिफरेंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम अज्यूम करते हैं कि कहीं कुछ गलत हुआ है और उसे चेक करते हैं। ऑडिट में ऐसा नहीं है, ये स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, टारगेटेड है, जबकि ऑडिट जेनरिक है। हमारा उद्देश्य रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, तो ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, ओपिनियन बनाना। इसलिए ऑडिटर नॉर्मली, जनरली और ब्रॉड एरियाज को चेक करता है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिगेशन। और इसी के कारण हमारे ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस कारण से वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऐसे 4 लिमिटेशन होती है, बट आपके मॉड्यूल में 5 दी गई है, 5 याद कर लें। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप जिस चीज को चेक कर रहे हो वही 100% एक्यूरेट नहीं है। अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट बोथ। तो जब आप जजमेंट्स ले रहे हो, एस्टिमेट्स बना रहे हो कि बैड डेट्स होगी या नहीं होगी, वो पलटेगी या नहीं पलटेगी। अरे यार सर, इतनी पुरानी पिक्चर है वो, तो डीडीएलजे कहाँ देखी हम। तो हम एस्टिमेट ले रहे हैं, कोर्ट में हम केस हार जाएंगे या जीत जाएंगे। अरे आपको ही नहीं पता है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुमान के अनुसार बना रहे हो, बेस्ड ऑन एस्टिमेट।
तो ऑडिटर को कैसे पता पड़ेगा कि भैया आपने जो एस्टिमेट बनाया वो सही है या नहीं, क्योंकि वो तो फ्यूचरिस्टिक है। तो जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही आपकी 100% एक्यूरेट नहीं है तो ऑडिट कैसे एक्यूरेट होगा? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लिमिटेशंस है क्या कि वहाँ जजमेंट्स यूज किए जाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट कोशिश करता है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए, जिसमें वो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करता है। वो भी सारी चीज़ें चेक नहीं कर सकता। आज एम्प्लॉय कोई चोरी कर रहा है तो जरूरी नहीं है मैनेजमेंट को पता पड़ जाए। होता है ना, तुम तुम्हारे सीए के ऑफिस में जाओगे और पेन पेपर चुरा लोगे, हो सकता है तुम्हारे सीए को पता ही नहीं पड़े। ये लिमिटेशन। आइडियली वो चोरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जबकि उसे लॉस बाय थेफ्ट बुक किया जाना चाहिए था। तो क्या होता है, कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही एक्यूरेट नहीं होती। तो ऑडिट कैसे होगा? पहला। दूसरा, हमारे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नॉर्मली हमारे पास प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती है। जैसे कि हम सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं 100% चेक नहीं कर सकते, बट एक प्रैक्टिकल सी बात है कि ऑडिट में हमें एक लिमिटेड टाइम और कॉस्ट एफर्ट डाल के ऑडिट करना है, तो सैम्पलिंग करना ही पड़ती है। कई बार हम एज एन ऑडिटर फोर्स नहीं कर सकते, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। कई बार मैनेजमेंट भी जान करके इन्फॉर्मेशन कंसील करता है जब वो फ्रॉड करता है, तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स नहीं है। जैसे रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में फ्रॉड अगर हुए तो डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये अगला पॉइंट है कि हमारे पास ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने का आधार नहीं है। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है? टाइम लिमिटेशन। क्योंकि आप बोलोगे यार चलो मैं बढ़िया ऑडिट करूंगा, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले 3 साल तक ऑडिट करके बढ़िया चीज निकाल के दूंगा, लोगों के आम ही नहीं आएगी, बोलेंगे भैया फटाफट ऑडिट करो, रिपोर्ट दो, ताकि समय पे इन्फॉर्मेशन मिले तो हम उस पर रिलाई कर पाए। तो हमें लिमिटेड टाइम में और ऐसा हो सकता है कि ऑडिट करने के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाए due to some future events which were not existing during the current period, because we do a postmortem, so we cannot say audit is a guarantee that the business will continue for future. Inherent limitations, अब आपके नए मॉड्यूल के अनुसार आप क्या लिखेंगे? 5 ड्यू टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ड्यू टू ऑडिट प्रोसीजर। तो एफआर और ऑडिट के कारण ही हो गया। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स नहीं है, टाइम की हमारी लिमिटेशन है, और आखिरी में फ्यूचर इवेंट्स के कारण हम गारंटी से नहीं कह सकते कि चीज़ें सब सही। सर ये एंगेजमेंट शब्द बहुत बार आता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, दैट मीन्स अ टास्क, अ जॉब, अ वर्क। तो जैसे रिलायंस कंपनी ने बोला यार हमारा ऑडिट कर दो, ये हमारे लिए एक एंगेजमेंट हो गई। किसी को बोला अरे मेरा बस स्टॉक वेरीफाई कर दो, ये एक एंगेजमेंट हो गई। तो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट, एक जॉब, जिसमें आपको कुछ एक काम करके देना है। ठीक है, हेलो, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी दूसरी एंगेजमेंट समझने की, नाबालिग्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो? चलिए छोरों, 21 साल के बाद ही भगा के ले जा पाओगे, वो 18 में भाग सकती है। छोड़िए, अपन एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं टास्क, जॉब, वर्क। कोई एक काम हमें मिला है, कोई असाइनमेंट मिला है, वो असाइनमेंट एंगेजमेंट। तो ऑडिट की परिभाषा में एंगेजमेंट का मतलब एक फॉर्मल अग्रीमेंट ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कि हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है या उन्हें ऑडिटिंग की सेवाएं देनी है, और इसके लिए हम एक एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। तो नॉर्मली कई कंपनियां क्या करती है, जैसे कई बैंकों में इंटरनल ऑडिटर उनके एम्प्लॉई होते हैं, वही आके ऑडिट करते जाते हैं और मैनेजमेंट को बताते हैं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये इंटरनल एंगेजमेंट है, एक्सटर्नल नहीं है। हम किसी थर्ड पार्टी को बुला के चेक नहीं करा रहे। तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई एम्प्लॉई नहीं, कोई एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति आके चीजें चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि एम्प्लॉई को तो क्या, उसके बॉस ने बोल दिया है ये चेक नहीं करना, चल, तो उसमें मैनिपुलेशन की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तब बढ़ेगा जब ऑडिटर कोई एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पार्टी होगी। तो जैसे भारत में कंपलसरी बोल रखा है कि कंपनीज को अपने अकाउंट्स का एक एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा ही ऑडिट कराना है। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 में होता है, वो सीए आपका एम्प्लॉय कर ले, नॉन सीए भी कर ले, लेकिन उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार जो बनेंगे, जो एजीएम में प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले उसका ऑडिट करा के एक्सटर्नल ऑडिटर से रिपोर्ट करवाना जरूरी है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में कुछ लॉ में रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में वॉलंटरली भी लोग ऑडिट कराते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो बोलते हैं पहले ऑडिट करवाओ एक्सटर्नल ऑडिटर से, फिर उसके बाद ऑडिट करा। तो हो सकता है कि ऑडिट मैंडेटरी हो सकता है वॉलंटरी कराया जाए। जैसे कि कंपनीज एक्ट में ऑल कंपनीज पे मैंडेटरी है, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, हर कंपनी पे।
फॉरेन कंपनी के भी इंडियन ऑपरेशंस पे मैंडेटरी। इनकम टैक्स में कुछ लिमिट क्रॉस करते हैं तो एप्लीकेबल। स्कूल कॉलेज वगैरह को अगर भारत सरकार की ग्रांट लेना है या इनकम टैक्स के एग्जाम्पशन लेना है तो मैंडेटरी है। तो हमेशा नहीं होता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ मैंडेटरी है। और कई लोग हो सकता है अपने रूल्स बना लेंगे भैया हम ऑडिट कराएंगे, क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ है, करवाओ, सीए का पेट भरता है। चलिए भैया ऑडिट से क्या फायदे होंगे? फायदा तो कुछ नहीं है सर, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता। तो जो करा रहा है उससे क्या फायदा होगा? हमारे सीए को तो पैसा मिलेगा, वो छोड़ो, अपन क्लाइंट के लिए सोच रहे, क्लाइंट को क्या फायदा होगा? यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितनी बार बोल चुके हैं। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्डेड फील होगा, तो कुछ नहीं है, आप इसमें बस यूजर्स डाल दो। कौन कौन यूजर्स है? एक शेयर होल्डर, तो उसको क्या लगेगा भैया मुझे एक्चुअल फाइनेंशियल मिल रहे हैं तो सही में पता पड़ रहा है मेरे पैसे का कैसे यूज हो रहा है। एम्प्लॉय के ऊपर एक चेक होगा कि भैया ऑडिट होता है, गड़बड़ मत करो, पकड़ में आ जाएगी। गवर्नमेंट को फायदा होगा कि वो टैक्स जो वर्कर को पे किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो रिलाई कर पाएगी कि हाँ सही है या नहीं। लेंडर्स और बैंकर्स को फायदा होगा, क्यों? क्योंकि वो लोन देने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी पे कॉन्फिडेंस ले पाएंगे क्योंकि ऑडिट हुए। फ्रॉड एरर मैनेजमेंट को फायदा होगा एंड प्रोवाइडर्स को फायदा होगा। ऑब्वियसली बात है, इंटरनल ऑडिटर यानी कि जो कंट्रोल्स हैं, तो ये मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर का फायदा है, तो इन सब लोगों को फायदे होंगे। तो आप लिख देना बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कभी आता है। कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी में मेंबर्स करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो सीएनडीजी करता है। कंपनी ऑडिटर बढ़ गया है तो इसको यहाँ पे याद रख लें। किसे करते हैं? सीए या सीए फर्म को। सीए फर्म यानी एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें एक से ज़्यादा सीए पार्टनर हो। गवर्नमेंट अथॉरिटी में हो सकता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑडिटर अपॉइंट करे कि भैया ये बोल दिया है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएनडीजी जैसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आईआरडी अपॉइंट करेगा, सेबी करेगा, ऐसा इन केस ऑफ लिस्टेड गवर्नमेंट एंटिटी और समथिंग लाइक दैट। जैसे आरबीआई का होता है, बैंक्स के केस में आरबीआई के कंसल्टेशन में ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। वो करता नहीं है पर उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? नॉर्मली एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट अपने ओपिनियन की दी जाती है। और किसे दी जाती है? उस व्यक्ति को जो आपको अपॉइंट कर रहा है यूजुअली। अब हम एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, तो सर क्या ऑडिटर सिर्फ एक ऑडिट एंगेजमेंट, सॉरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सिर्फ ऑडिट की ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है? यानी सिर्फ ऑडिट करना ही उसका काम, इसमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देगा? या उससे हम कुछ और भी काम करवा सकते हैं? क्या करवाना है तुमको? है साफ सफाई कर? अरे नहीं सर ऐसा नहीं। हाँ तो क्या काम कराना है तुमको ऑडिट के अलावा? अरे सर हो सकता है ना कि हम सीए को बोल दें कि यार हमारे लिए एक काम करो, हमारी कंपनी का बैंक रिकन्सिलिएशन बना दो। बीआरएस के लिए तुमको सीए चाहिए, 11वीं पास से बनवा लो। अरे सर हमारे 20 बैंक अकाउंट है, कहीं की एंट्री कहीं, कहीं का पैसा कहीं, सीए चाहिए। सर हो सकता है ना हमारी कंपनी की अभी एनबीएफसी थी और अब बैंक बन गई, तो हमको पता ही नहीं है बैंक में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते, तो एक सीए को बोला तू ऑडिट मत कर, हमको तू मदद कर दे एक बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते, क्योंकि सीए को नॉलेज होगा। सर हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कराना है, हमको सिर्फ उसके कोई एक पर्टिकुलर भाग का ऑडिट कराना है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए। कोई बैंक ने बोला है कि आप एक काम करो, अपने पिछले 5 साल का पीएनएल का ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट दे दो। प्रोस्पेक्टस हो सकता है बना रहे हो जिसमें कुछ फाइनेंशियल डेटा जा रहा हो जिसका ऑडिट अलग से कराना पड़े, ताकि हम प्रोस्पेक्टस में उसे डाल सके सेबी की रिक्वायरमेंट। तो बात तो सही है यार, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और अलग अलग तरह से भी सीए से अपन चाह सकते हैं कि उसका ओपिनियन हम चीजों पर लें। तो इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों कई तरह के आश्वासन प्रोवाइड कर सकता है या अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अंडरटेक कर सकता है। What is an assurance engagement? It means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion. तो अल्टीमेटली अश्योरेंस का मतलब क्या है? मैं हूं ना, भाई अपन ने बोल दिया चिंता मत करो रिवीजन के लिए, मैं हूं ना, तो ये क्या है? एक अश्योरेंस, एक आश्वासन। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक प्रैक्टिशनर ही इज एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन दैट is designed to once again the same terms enhance the confidence of the users other than the responsible party. What is the responsible party? The party who is preparing the financial information. भाई देखो एक चीज बताओ, तुम्हारी कॉपी आईसीआई बोल दे खुद ही चेक कर लो, हम सजेस्टेड आंसर दे देंगे, खुद ही चेक कर लेना, खुद ही मार्क्स दे देना, बता देना हमको, हम उतने मार्क्स दे देंगे। सब लोग सीए पास, सबके ऑल इंडिया रैंक 1। ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉपी आप खुद थोड़ी ना चेक करोगे, कोई और करेगा। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगा, उसी को बोल दिया तू ही चेक करके सही बना दे, वो थोड़ी ना बनाएगा, उसको गलती करनी है वो छुपाएगा। और जब उसे मालूम है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आती है और चेक करती है तो उसको डर लगेगा, अरे बाप रे गलत नहीं करो पकड़ में आ जाएगी।
और वो जब चेक करके वो बताएगा ये गलती है, सही करो, ये सब सही करो, फिर सही करके आएंगे तो लोगों को भी लगेगा हाँ ये इंडिपेंडेंटली चेक होके आए तो इसमें चांसेस फ्रॉड गड़बड़ होने के कम है। नहीं है पर बहुत कम। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द वन हु इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Auditor is the external party who is checking whether financial statements are properly prepared. तो अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जहां पर प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर, एक कंक्लूजन देता है जिससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े. कौन यूजर? अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी एक्सटर्नल यूजर्स जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसके अलावा. अबाउट द आउटकम इवैल्यूएशन मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ क्राइटेरिया. सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, ये क्या है? तो दोस्तों एक अश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 एलिमेंट्स होते हैं. पहला, इसमें 3 पार्टियां होती है. एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी. एक जो उसको वेरीफाई करेगी, प्रैक्टिशनर. और एक जो वेरीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करके अपने डिसीजंस लेंगी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स बॉडीज, इंटेंडेड यूजर. सेकेंड, जिस चीज को ऑडिट किया जाएगा उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर. जैसे कि आपके इनकम एक्सपेंसेस के बेसिस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, उस बुक्स से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये सब्जेक्ट मैटर है. तो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर को चेक करना है, यानी वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन इवेंट, ये सब्जेक्ट मैटर. अब इस इंफॉर्मेशन को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज करोगे तो कोई ना कोई बेसिस होगा ना, जैसे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम या कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलेंगे भैया इसे कैपिटलाइज करो, इसे रेवेन्यू में डालो. तो कोई ऐसे स्टैंडर्ड या कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी रूल बुक होगी जो बताएगी कि सब्जेक्ट मैटर को कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसे बोलते हैं क्राइटेरिया. Criteria is nothing but the benchmark or the basis of preparing financial statement using the financial information, or basically it is something which is applied on the subject matter. तो benchmark क्या है? सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लगाए गए स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने. ऑडिटर का क्या काम होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर हैं, एक तो उससे रिलेटेड सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेना. सफिशिएंट यानी पर्याप्त. हमारे बहुत दोस्त है कहीं भी घूमने जाते हैं 10-15 से कम लेकर नहीं जाते, और एक बार हम पर हमला हुआ तो 10-15 जितने हमारे दोस्त थे सब भाग गए, यानी अप्रोप्रिएट एक भी काम का नहीं. तो सफिशिएंसी के साथ साथ अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, पर्याप्त और क्वालिटेटिव. तो एक ऑडिटर लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के केस में रिलेटेड पार्टी से पूछ रहा है अरे बैलेंस इतना है, सही है क्या, और वो कंफर्म भी कर रही है, कोई काम का नहीं है, ये सफिशिएंट है पर अप्रोप्रिएट नहीं है. इनफैक्ट ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं है. इसका मतलब ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है. मतलब क्या है? एविडेंस पर्याप्त होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के. खराब क्वालिटी के ढेर सारे एविडेंस भी इकट्ठे कर लो, कोई काम के नहीं है. जैसे कि वो 10-15 दोस्त जो भाग गए थे. तो इसलिए ऑडिटर क्या करता है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करता है. तो बैंक में हमने 10,000 की एक एफडी करी है, वो हमने एफडी की रसीद देख ली, ये अपने आप में ओरिजिनल रिसिप्ट चेक कर ली है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट. पर अगर यही एफडी 10,000 करोड़ की थी तो फिर एफडी चेक कर लेना अपने आप में सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा, बैंकर से कंफर्म भी कर लेना चाहिए, बैंक से जो पैसा गया वो भी देख लेना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन भी चेक कर लो कि एफडी इतनी बड़ी अमाउंट की क्यों की. तो हमें क्या करना है? डिसीजन लेना है कि हमारे पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं. सफिशिएंसी इज क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस इज क्वालिटी. वी शुड हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि हम एक रिटर्न एश्योरेंस दे सकें रिपोर्ट के फॉर्म में. इसे कहते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में जाके चीजें चेक नहीं करना चाहते और ऊपरी ऊपरी तौर पे चेक करते हो लिमिटेड प्रोसीजर्स लगा के, उसे कहते हैं रिव्यू. रिव्यू में सब कुछ कम होता है. लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ प्रोसीजर्स यानी कम प्रोसीजर्स, और लोअर लेवल ऑफ कंक्लूजन्स, आश्वासन, ओपिनियंस. रिव्यू कब कराया जाता है? रिव्यू को लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहा जाता है. ऑडिट को रीजनेबल और रिव्यू को लिमिटेड, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है. जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में आपके फादर से पूछेगा तो फादर उसको
अपनी तरह से पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं। लड़का रिलायबल है, सीए कर रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, मेरे को मालूम है, देखता हूँ मैं ध्यान। फादर भी सीए हैं तो काफ़ी नजर है उनकी। लेकिन वहीं पर लेट्स से पड़ोस में शर्मा आंटी रहती है, उनका लड़का है, कि पापा को उनके लड़के के बारे में भी उतनी जानकारी होगी क्या? ओ सॉरी सॉरी, शर्मा आंटी बोल दिया मैंने, कभी तुम बोल तो बोले हाँ उससे भी ज़्यादा क्योंकि इंटरेस्ट छोड़ो। लेकिन वहीं पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारी जॉइंट फैमिली है और ऐसे रो हाउसेस में रहते हैं, पास में ही चाचा का घर है, उनका भी लड़का है। किसी ने उसके बारे में पापा से पूछा तो एक बात बताओ, क्या पापा उतनी ही गहराई में उसके ऊपर अपना कंक्लूजन ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो उनको इतने अच्छे से नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि वो उस पर कमेंट नहीं दे पाएंगे, पर कमेंट में एक बेसिक फर्क होगा। तो जब ऑडिटर को चीज़ों को वेरीफाई डिटेल में करके ऐसा ओपिनियन देना है कि हाँ मैंने सब कुछ देखा है और मुझे लगता है कि ये सही है, वो ऑडिट है। पर जब ऑडिटर सिर्फ लिमिटेड प्रोसीजर्स लगा के, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यानी कि बस वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिक रेशियोज वगैरह देख के मैनेजमेंट से पूछ के बोल रहा है हाँ मुझे देख के कुछ गलत नहीं लग रहा है, उसे कहा जाता है रिव्यू प्रोसीजर्स या रिव्यू। सो ऑडिट में ओपिनियन जो बनाया जाता है वो कैसे बोला जाता है? वी कम्युनिकेट और वी स्टेट दैट इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। छोड़ो ये सब, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसे बोलते हैं पॉजिटिव एश्योरेंस। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन रिव्यू में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे based on limited procedures applied, nothing has come to our knowledge which makes us to believe that financial statements are not appropriate। मैंने ये नहीं बोल रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया जिसे देख के मैं बोलूँ गलत है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पीटीएम में गए सिस्टर की, पूछा किससे? टीचर से, कि शिवानी जैन के पेरेंट्स हम बताएं। टॉपर है वो, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं टीचर उस पर, बहुत अच्छे से पता है सब कुछ टीचर को उसके बारे में, डिटेल में बता दिया, बोले बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है। ये अपने आप में ऑडिट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतने प्रोसीजर्स लगते। वहीं पर हमारी बीडीएम में गए, वो बोले अक्षय जैन, तो वो ध्यान ही नहीं आ रहा उनको कौन है क्योंकि हम एकदम ऐसे लो प्रोफाइल रखते हैं स्कूल। फिर फोटो दिखाया, बोले हाँ 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 ध्यान आया, साइड में बैठता है थोड़ा बीच में पीछे। ठीक है, ऐसे कुछ गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है? ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया टीचर ने तुम। वही हमारा छोटा भाई है, उसकी पीटीएम में गए तो उसके बारे में टीचर को सब पता है, बहुत बदमाश है, बम फोड़ते रहता है, ये लेके आता है, यानी उसके ऊपर ध्यान पूरा दिया, नॉलेज पूरा है। इसलिए वो वहां पे भी एश्योरेंस कैसा दे रहे हैं कि हमें तो पूरा विश्वास है कि आगे जाके टेररिस्ट ही बनना है। तो एक चीज समझो दोस्तों, ऐसा मत समझ लेना कि ऑडिट का मतलब सब कुछ सही है, रिव्यू का मतलब सब कुछ गलत है, तो ऐसा होता है नहीं। आप एकदम डिटेल में चेक करके बोल रहे हो सही है या गलत है दावे के साथ, वो ऑडिट है। और आप हल्का फुल्का चेक करके बोल रहे हो यार जितना मैंने देखा उसके हिसाब से मुझे कुछ गलत नहीं मिला, ये रिव्यू। कुछ मिलेगा गलत तो आप वहां भी बोल दोगे गलत है, नहीं मिलेगा तो आप ये नहीं बोलोगे सब सही है, आप ये बोलोगे मुझे कुछ गलत नहीं मिला। तो लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है नथिंग इज कम टू आवर नॉलेज व्हिच मेक्स अस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इट गिव्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, दिस गिव्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। पर ये दोनों ही हिस्टोरिकल डेटा पे होते हैं। लेकिन अगर आप कभी फ्यूचरिस्टिक डेटा के ऊपर ओपिनियन देते हो तो उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। It is based about events and conditions which may happen in future and it could be a forecast or projection। हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसके बेसिस पे आगे क्या प्रॉफिट होंगे, इसे फोरकास्ट कहते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इतनी सेल कर पाऊंगा, इतनी ग्रोथ कर पाऊंगा, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन अजम्पशन बेस्ड होते हैं, फोरकास्ट पास्ट हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, पर दोनों ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। एग्जाम दी कितने मार्क्स आएंगे, फोरकास्ट। सीए बनने के बाद इतना कमाऊंगा, फिर इतना 50 साल में इतनी बड़ी नेटवर्थ होगी, ये प्रोजेक्शन। इसका भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरिफिकेशन करा सकते हो। लेकिन जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ओपिनियन बनाता है तो वो ये नहीं बोलता है कि ये प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन सही है, वो ये बोलता है प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन दिए गए अजम्पशंस के अनुसार बनाई गई है और रीजनेबल है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about future actions and we only comment that whether the assumptions and the calculations are reasonable and correct or not। तो प्रोस्पेक्टिव में प्रैक्टिशनर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि assumptions अपने आप में अनरीजनेबल हैं या रीजनेबल,
और उसे प्रॉपरली कैलकुलेट प्रेजेंट करके डिस्क्लोज किया गया है, बस इतना। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। अश्योरेंस, ऑडिट रीजनेबल है, रिव्यू लिमिटेड है। प्रोस्पेक्टिव में हम अजम्पशंस की रीजनेबलनेस पर ओपिनियन देते हैं। कई बार हम इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी रिपोर्ट बना सकते हैं, ये भी एक तरह का अश्योरेंस है। और ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, तो अगर क्वेश्चन आए कि ऑडिटर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी अश्योरेंस दे सकता है, हाँ दे सकता है। प्रोस्पेक्टिव पे भी दे सकता है, हाँ दे सकता है। लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकता है, दे सकता है। कंप्लीट भी दे सकता है, दे सकता है। अपने कोर्स में कौन सा है? तो कंप्लीट नॉर्मली हम देते नहीं है, वो सर्टिफिकेशन होता है। हम देते हैं रीजनेबल जो अपने कोर्स में। ऑडिटर की क्वालिटी क्या है? हर वो चीज़ जो तुम्हारी सीए में दिखेगी, टैक्ट, कॉशन, फॉर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेड, रिलायबल। एक कल्चर है उसमें, ये वो चीज़ें जो नॉर्मली नहीं मिलेगी। सीए में कल्चर है, इंटीग्रिटी है भाई में, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज है, ट्रस्टवर्दी है, डिपेंडेबल है, काफ़ी नॉलेज है, ये तो होता है। और इन्हीं के साथ में एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है। तो दोस्तों, हमारे सिलेबस में जो है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिट पे लगते हैं। जो रिव्यू पे लगते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक डेटा या इंटरनल कंट्रोल टाइप की चीज़ें हम चेक करते हैं, जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी नॉन फाइनेंशियल है या फ्यूचरिस्टिक है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऐसे ही। और अगर हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ काउंट करके बता रहे हैं भैया इतना काउंट आया, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। और इन सभी के ऊपर लगते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 जो आपके सिलेबस में। तो ये आप जनरली देख सकते हो कितने तरह के आपके स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल सभी के ऊपर लगाया जाता है। क्यों चाहिए स्टैंडर्ड भाई? हमारे पास एक बेस होना चाहिए ऑडिट करने के लिए। इससे डेफिनेटली क्या होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी, क्योंकि ऑडिट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेहतर होंगे, क्योंकि हम गलती पकड़ के सीधे रिपोर्ट नहीं करते, हम मैनेजमेंट को बता के उसको सही करवाते। एक यूनिफॉर्मिटी आएगी सबके ऑडिट में, नहीं तो लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। अकाउंटेंट को एक सहारा होगा कि कैसे ऑडिट करना है, और डेफिनेटली क्वालिटी बढ़ेगी। क्या ऑडिटर की जिम्मेदारियां हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स? हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। किसी केस में आपको लगता है कि स्टैंडर्ड के प्रोसीजर इनफेक्टिव है, तो आप दूसरे प्रोसीजर भी लगा सकते हो। तो स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता कि आपको ये प्रोसीजर्स लगाने हैं तो यही लगाने, अल्टरनेट लगा सकते हो। लेकिन इस केस में आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि क्यों आपने स्टैंडर्ड के प्रोसीजर नहीं लगा के दूसरे प्रोसीजर लगाए। ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि स्टैंडर्ड ऑप्शनल है, कि स्टैंडर्ड में जो भी दिया है चाहिए तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लिख लो। लिखने का काम कब है? जब स्टैंडर्ड का कोई प्रोसीजर इररिलेवेंट लग रहा है या आपको लग रहा है इससे काम नहीं होगा। चोरी करी और बता दिया मैंने चोरी करी है, इससे बच नहीं जाओगे। सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और लिख दिया नहीं किया, तो इससे बच नहीं जाओगे। कारण होना चाहिए आपके पास, यू शुड हैव रीजंस, देन इन दैट केस इट इज एक्सेप्टेबल। तो अगर आपके पास रीजंस है कि भैया देखो बैंक में डकैत आ रहे थे, मैंने देखा था, इसलिए मैंने वहां का सामान निकाला और मैं लेके बाहर निकल गया और मैं आके आपको पुलिस स्टेशन में जमा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वहां डकैती हो रही है और मैंने पैसे बचा लिए, तो अच्छा ऐसा है तो ठीक है। ये वो वाली बात है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट रिवाइज हो जाता है। थैंक यू। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों अपने स्टैंडर्ड का, रिवीजन का, इस चैप्टर का, इस रिवीजन वीडियो का? आपने सुना एक बार, सारी चीजें कंसेप्चुअली आपके दिमाग में आ गई, एक आध दो बार आप दिमाग में सुनते जाओगे एकदम स्पीड में, तो क्या होएगा, चीजें रिकलेक्ट होएगी। आपको इंपॉर्टेंट मेरे एक्सप्लेनेशन से, एग्जाम्पल से पॉइंट्स एग्जाम में ध्यान आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखने के बाद क्वेश्चन बैंक लगाइए और देखिए इस क्वेश्चन में ये आंसर, इस क्वेश्चन में ये आंसर। सबसे ज्यादा गलतियां इंटर का स्टूडेंट जो करता है ना, क्वेश्चन पूछता है और आंसर कुछ और लिख देता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस साथ में करो। इस रिवीजन वीडियो में बताओ कि तुमको क्या लगा, कैसा लगा। इसके बेसिस पे आगे के सारे चैप्टर्स के रिविजन्स पर आने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा, सी यू, बाय।